नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बंगलुरु में जो 26 विरोधी दलों का एक सम्मेलन हुआ, उसमें जो कुछ तैयारियां शुरू हो गई, नीतीश कुमार के हाथ से ये गठबंधन निकल गया। राहुल गांधी फिर से उसके यानी कांग्रेस पार्टी के हाथ में उसकी लीडरशिप चली गई। इस पर तो मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये मैं फिर से भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। देखो, किसी को गलत बोलना और गलत ठहराना बिल्कुल आसान है, लेकिन क्या हम समझना चाहते या समझते हैं कि असलियत में वो इंसान क्या कर रहा है? कोई गलती कर रहा है ऐसा हमें जब लगता है, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि गलती करते करते वो कुछ कर रहा है। वो भले हमको गलत लगता हो, लेकिन उसको तो वो सही लग रहा है, तो उसको वो बात सही क्यों लगती है? अपना नुकसान उसे क्यों नहीं दिखता? और बाजू में बैठे, दूर बैठे हमारे जैसे लोगों को वो गलती कर रहा है ऐसे क्यों लगता है? या हम उसके दुश्मन हैं? मैं तो पर्सनली राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो या और किसी का दुश्मन बिल्कुल नहीं हूँ। उनकी विचारधारा मुझे पसंद नहीं होगी, उनका एजेंडा मुझे पसंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बात है कि मुझे पसंद हो ऐसा एजेंडा उन्होंने लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनकी ताकत है, उनका एजेंडा होना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है, अगर वो अपना कोई एजेंडा प्रोग्राम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कम से कम उनका फ़ायदा होना चाहिए, उनकी संगठन का फ़ायदा होना चाहिए, उनकी विचारधारा को फ़ायदा होना चाहिए, उनकी विचारधारा अग्रेसर होनी चाहिए, और कम से कम उस विचारधारा, उस संगठन या उस नेता का कम नुकसान तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मुझे लगता है कि मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ और फिर भी मुझे लगता है कि ये अपना ही नुकसान करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब मुझे लगता है कि इसकी निंदा करनी चाहिए, इसे रोकना चाहिए, उसे कम से कम सावधानता का इशारा देना चाहिए। और इसलिए मैं किसी पर भी टीका करता हूँ, क्रिटिसाइज़ करता हूँ। तो इसलिए मैंने जितनी कोशिश की, बंगलुरु में जो महागठबंधन बना, जिसका नाम तोड़ मरोड़ कर इंडिया बनाया गया है, ताकि मोदी बनाम इंडिया ऐसा दिखाया जाए, मोदी बनाम बीजेपी ऐसा दिखाया जाए। वो ठीक है, नाम कुछ भी हो, नाम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितना मैं इस गठबंधन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके पैतरे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि ये अपना ही नुकसान करने पर तुले हुए हैं। और इसका कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। 2014 हो या 2019 हो, दोनों बार लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने जो जो हरकतें की है, जो जो प्रोग्राम लिया है, एजेंडा लिया है, उसमें तो उनका ही नुकसान हुआ है। तो इसलिए जिस तरीके से इनका ही नुकसान हो रहा है, उसी तरीके को फिर से अपनाया जाए, दोहराया जाए, तो मुझे गलत लगता है। 2014 में ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी कि गठबंधन बना ही नहीं था। हाँ, एक के जगह 2-3 गठबंधन हो सकते हैं कि बंगाल या और कई लेफ्ट वालों का अलग गठबंधन था, ममता का अलग चल रहा था, नीतीश कुमार अलग चल रहे थे, और बहुत सारे अलग अलग गुट लड़ रहे थे। लेकिन कम से कम मोदी के खिलाफ उस वक्त भी छोटा मोटा गठबंधन था, और सबसे बड़ा गठबंधन तो 10 साल सत्ता में बैठा था, जिसको हम यूपीए नाम से पुकारते थे। उसके बाद 19 आते आते और गठबंधन बनाने की कोशिश की गई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 for 1, 1 against 1 ऐसे लड़ाई की तैयारी हो गई। और मीडिया तो फुल ताकत से मोदी के खिलाफ खड़ा रहता है। भले उसको गोदी मीडिया बोले,
कौन गोदी मीडिया और कौन लोधी मीडिया है, हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता। बात यह है दोस्तों कि अगर 14 और 19 दो बार जिस ढंग से, जिस रणनीति से ये लोग हारे हैं, अगर आप वही रणनीति फिर से दोहराए, वही पेच, वही दाव अगर फिर से लगाए तो तय है आप तो हारोगे और मोदी जीतेगा। तो मुझे अब लगता है जो गठबंधन बना है, ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिश 19 में भी हुई थी, आपको याद होगा। वही बंगलोर में कांग्रेस ने जनता दल एस के कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाया और पूरे देश के विरोधी नेता उस ओथ टेकिंग सेरेमनी जो थी, शपथ विधि था, उसकी मंच पर इकट्ठा हुए थे, हाथ ऊंचा करके एकजुट का तमाशा बना रहे थे। लेकिन क्या हुआ, मोदी की तो 21 सीटें बढ़ी। अब देखिए वहाँ राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी, फिर मायावती थी, अखिलेश यादव थे। लेकिन यूपी की जब बात आ गई तो 80 में से राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनकी जो 2 सीटें कांग्रेस की थी वो छोड़कर 78 सीटों पर मायावती या अखिलेश कांग्रेस को और एक भी सीट देने के लिए राजी नहीं था। तो गठबंधन, महागठबंधन बनेगा कैसा? अगर आपकी जहां ताकत है वहां आप अपने दोस्त को साथ लेना नहीं चाहते तो गठबंधन कैसा होगा? खैर ये बातें छोड़ो। इसलिए मुझे लगता है कि ये गठबंधन अगर मोदी को फायदेमंद है तो ऐसा गठबंधन बने, ये 26 पार्टियों की इच्छा हो ना हो। क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि उनमें बहुत सारी पार्टियां, उनके नेता नाराज है। कई लालू नाराज है, कई नीतीश नाराज है, कई ममता नाराज है, कई केजरीवाल नाराज है। तो उनमें सब 26 पार्टियों को भले लगता हो कि गठबंधन बने ना बने, लेकिन एक इंसान या शायद 2 इंसान ऐसे हमारे देश में है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने बैठे हैं, उनको तो ये गठबंधन बनना बहुत ज़रूरी लगता है। असल में तो बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति यही तो है कि हमारे खिलाफ गठबंधन बने, गठबंधन बने। क्योंकि जब गठबंधन बनता है तो 2 पार्टियां इकट्ठा होकर, एकजुट होकर लड़ती है, तो उनमें से दोनों तरफ के कुछ वोटर्स उन पर ही नाराज़ हो जाते हैं और तीसरा कोई अल्टरनेटिव पर्याय ढूंढना शुरू कर देते। तो हम कागज़ पर देखें तो उनकी प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन प्लस होने के बजाय माइनस हो जाता है, जुड़ नहीं जाते, कट जाते। ये तो अजीब बात लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सही है। मायावती की पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अखिलेश बिल्कुल पसंद नहीं, समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनको मायावती की पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये दोनों इकट्ठा आ जाए तो उनके ही पार्टी के बहुत सारे वोटर इन दोनों को छोड़कर तीसरा कोई अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर्याय। तो इसलिए तीसरा पर्याय बनकर सिर्फ बीजेपी सामने आई। अगर आप सब इकट्ठे हो जाओगे तो हर पार्टी का जो नाराज वोटर है, मतदाता है, वो तो आपको छोड़कर कोई और अल्टरनेटिव देखेगा, और वो अल्टरनेटिव सिर्फ मोदी बचता है, सिर्फ बीजेपी बच जाती है। कि ये 26 पार्टियों में से आपको अगर दूसरी कोई भी नई पार्टी चाहिए या तो उसको हराने वाला चाहिए, तो बच जाता है सिर्फ नरेंद्र मोदी। और इसलिए ये 26 पार्टियां अलग अलग लड़ने के बजाय इकट्ठा होकर लड़े तो बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये गठबंधन राहुल गांधी ने बनाया, नीतीश कुमार ने बनाया, लालू यादव ने बनाया, शरद पवार ने बनाया, या असल में
अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बनाया, ये मुझे शक है। आपको याद होगा, आज का नहीं, मैं पुरानी एक फिल्म थी, उत्पल दत्त और अमोल पालेकर वगैरह थे, गोलमाल। अभी एक दूसरी गोलमाल फिल्म आई है और बहुत चली है, लेकिन 40 साल पहले एक फिल्म बनी थी गोलमाल, तो उसमें वो उत्पल दत्त है जो हीरोइन का बाप है और हीरो तो अमोल पालेकर था। तो जो उत्पल दत्त है वो हमेशा शतरंज खेलते रहता है और अकेला ही खेलता है। तो अकेला खेलता है का मतलब ये है कि वो टेबल पर शतरंज का पट लगाया हुआ है और वो यहाँ से खेलता है, अपनी बाजी हो गई तो उठकर सामने बैठ जाता है और उधर से भी मोहरे प्यारे वही उत्पल दत्त हिलाता है, घुमाता है। यानी दोनों तरफ से शतरंज खेलने वाला इंसान एक ही है, यानी हारेगा या जीतेगा सामने भी वही बैठता है, उत्पल दत्त। तो मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन की राजनीति रणनीति बन रही है, उसका भी खिलाड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिखाई दे रहे, क्योंकि जिस ढंग से गठबंधन बना है, उसकी तैयारियां चल रही है, उसका एजेंडा जो है वो देखकर लगता है कि ये गठबंधन बनाकर हमारे सामने लड़ेंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा आपस में लड़ेंगे। जो सीटें हैं उसके बंटवारे में लड़ेंगे और जिस पार्टी के उम्मीदवार को गठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाएगा तो उसको सपोर्ट देने वाली पार्टी जो है उसका ही कैंडिडेट बगावत करके उसके सामने खड़ा हो जाएगा। तो उसकी क्या बोलते हैं, दोनों तरफ की वोट की गिनती साथ नहीं हो सकती, वोट नहीं जुड़ जाते, कट जाते। लेकिन बीजेपी का वोट बेस जो है वो पक्का है, तो वो भारी पड़ जाता है। यानी जिस कारण से मत की जो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ वोट्स, वो कम करने के बजाय ये लोग बढ़ाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि गठबंधन जो है वो इन 26 पार्टियों में से किसको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मोदी को तो चाहिए, मोदी को तो चाहिए, क्योंकि उससे बार बार मोदी जी का फायदा हुआ है। अगले कुछ दिन में लोकसभा के चुनाव के पार्श्वभूमि पर कुछ बोलने वाला हूँ कि किस ढंग से 14 हो या 2019 हो, मोदी जी ने आसानी से चुनाव क्यों जीते। पूरा मीडिया, पूरा अपोजिशन इकट्ठा हुआ था मोदी के खिलाफ, फिर भी उन्होंने चमत्कार किया। 8 चुनाव के बाद मोदी जी किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी से चुनकर लाने में सक्सेसफुल हो गए। 84 में राजीव गांधी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी। वो लास्ट टाइम था कि जब पहली बार आखिरी बार किसी पार्टी को पूरा बहुमत मिला था। उसके बाद 2014 है कि किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई। 2019 में फिर वही मामला था, गठबंधन थे, पूरा मीडिया मोदी के खिलाफ सर्वे निकाल कर बता रहा था कि बीजेपी बड़ी पार्टी हो सकती है लेकिन मेजॉरिटी में नहीं आएगी। फिर भी बीजेपी को मेजॉरिटी मिली और 300 से ज़्यादा सीटें मिली। अगर फिर से वही हो रहा है गठबंधन, यानी नेता बैठेंगे, नेताओं की एक साथ गिनती होगी, लेकिन उनके जो पीछे वोटर है वो क्या उसी ढंग से वोटिंग करता है, ये कोई सोच भी नहीं रहा है, सोच भी नहीं रहा है। इसलिए जो आसान रास्ता होता है दोस्तों, आसान रास्ता होता है वो हमेशा डेंजरस होता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में शॉर्टकट बोलते हैं। अरे यहाँ से तो यहाँ है, लेकिन बीच में खाई होती है, बीच में खाई होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि गठबंधन जो है वो अपोजिशन को और गठबंधन की जितनी ज़रूरत नहीं है उतनी ज़रूरत अगर बीजेपी को है। तो क्या ये गठबंधन राहुल गांधी ने बनाया? और एक बात है, और एक बात समझना भी ज़रूरी है कि जब तक हमारे खिलाफ राहुल गांधी लीडरशिप नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए चुनाव आसान नहीं होगा। ये तो बीजेपी भी जानती है।
क्योंकि अगर राहुल गांधी हट जाए और अपोजिशन की एकजुट हो जाए, गठबंधन हो जाए, तो गठबंधन होने से जो फायदा है उस पर अगर घात लगाना है, घाव करना है, तो उसके लिए राहुल गांधी चाहिए। जो पटना में नहीं था वो बंगलुरु में हो गया कि लीडरशिप पूरी की पूरी फिर से कांग्रेस के पास चली आई, और वो कांग्रेस के पास आए और अल्टीमेटली राहुल गांधी विरोधी गठबंधन का सबसे बड़ा चौधरी बने, मुखिया बने। ये तो बीजेपी के फायदे की बात है, क्योंकि राहुल गांधी है इसीलिए गठबंधन से धोखा है, ये आम जनता जानती है। और इसीलिए अगर राहुल गांधी गठबंधन के मुखिया बनते हैं तो मानो पूरे गठबंधन के जितने वोट इकट्ठा करके होते हैं उसमें से कम 5 या 10% ऐसे ही कट जाते हैं, क्योंकि लीडर राहुल गांधी है। तो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, इनका टारगेट वही हो सकता है कि भाई कुछ भी हो, गठबंधन कैसा भी बने, लेकिन मुखिया तो राहुल गांधी होना चाहिए। अगर बंगलोर में राहुल गांधी ने एक नया नाम लिया और गठबंधन को वही नाम अगर ज़बरदस्ती से थोपा गया और माना गया है, तो आधी लड़ाई मोदी शाह ने आज ही जीत ली है। इसलिए मुझे लगता है कि गठबंधन किसने बनाया, दिखता है तो राहुल ने बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि असलियत में ऐसा गठबंधन हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास अमित शाह ने किए होंगे, नरेंद्र मोदी ने किए होंगे, क्योंकि उसमें ही उनका फ़ायदा है। दोस्तों अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।